गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएफएन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लूरल इफ्यूजन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है इन विच जिसके अंदर क्या होगा, अकुमुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड ऑन प्लूरल कैविटी। लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर जरूरत से ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। कारण क्या होंगे इसके? ड्यू टू इन्फेक्शन एंड कोज ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी हो जाए उसकी वजह से जब प्लूरल कैविटी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड की अकुमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड स्टार्ट चेस्ट पेन, साथ ही पेशेंट को चेस्ट पेन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि जब प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो या चेस्ट के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको पेन हो या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के कोज क्या होते हैं, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन होने के कारण क्या क्या है? या तो पेशेंट को पहले निमोनिया हुआ हो या पुल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ हो या फिर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो लंग्स में। एक्सपोजर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, पेशेंट ज़्यादा ठंड वाले इलाके में रहा हो लंबे टाइम तक। रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर के भी रीज़न हो सकते हैं कि पेशेंट के लंग्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो। कोल्ड एंड कफ या टीबी, ये सारे जो है प्लूरल इफ्यूजन के कारण हो सकते हैं। इस डिजीज में हमें सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे पेशेंट के अंदर, कि क्या क्या चिन्ह और लक्षण जो है वो पेशेंट को दिखाई देंगे। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा? चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन के दौरान। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी सांसें क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, यानी कि पेशेंट एफर्ट के साथ, बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ सांसें लेगा। फीवर, बुखार भी हो सकता है। कफिंग, खांसी, स्वेटिंग, यानी कि नाइट टाइम में जो है उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है फ्लूइड अकुमुलेशन होने की वजह से। एयर हंगर भी हो जाएगी, यानी कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है तो बॉडी के अंदर एयर हंगर जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ड्राउजीनेस, पेशेंट को चक्कर आने स्टार्ट हो सकते हैं। पेनफुल ब्रीथिंग, यानी पेशेंट नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान भी पेन फील करेगा। साइनोसिस, बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है। डायस्पेनिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख भी कम लगेगी। वीजनिंग साउंड फ्रॉम अफेक्टेड लंग्स, जोन सा लंग्स का पार्ट ज़्यादा अफेक्ट होगा उसी लंग्स के अंदर से क्या होगी? ज़्यादा वीजनिंग साउंड प्रेजेंट होगी। ट्रैकिकार्डिया भी होगी, यानी कि हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। फैटिक और रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन में ये सारे सिम्टम्स जो है हमें पेशेंट के अंदर नॉर्मली दिखाई देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पेशेंट को? न्यूमोथोरैक्स हो सकती है, लंग्स अब्सेस हो सकती है, सीओपीडी, हार्ट फेलियर और फाइनली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या करेंगे हम? जो हमने पहले वाली डिजीज़ थी उनमें पढ़े थे, सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही सारे जो है लैब इन्वेस्टिगेशन होगी। सीबीसी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिया, क्रेटेनाइन, चेस्ट का एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी, स्पुटम ए, एफबी, ये सारी चीज़ें जो है हम लैब इन्वेस्टिगेशन में करवाएंगे पेशेंट की। नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजमेंट, कि हमने पेशेंट को जब प्लूरल इफ्यूजन हुआ है तो हमने क्या क्या उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रिसीव करेंगे, फिजिकल कंडीशन को असेस करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि क्या रीज़न है, किस वजह से पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हुआ है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, अगर ज़रूरत है तो O2 इनहेलेशन स्टार्ट करेंगे, स्टीम इनहेलेशन भी देंगे ताकि स्पुटम जो है वो बॉडी से बाहर निकल सके। टू गिव एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज़ हुई है तो हम एंटीबायोटिक, अमोक्सिसिलिन है, सिफिक्सिम है या एजिथ्रोमाइसिन है, ये सारी ड्रग एंटीबायोटिक उनको देना स्टार्ट कर देंगे। कफ ज़्यादा प्रेजेंट है तो कफ रिलीफिंग जो है हम सिरप देना स्टार्ट कर देंगे। ब्रोंकोडायलेटर देंगे पेशेंट को। SpO2 लेवल चेक करने के लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलेशन भी स्टार्ट कर देंगे। एस्थेलिन इनहेलर के 2 पफ जो है वो भी स्टार्ट करेंगे और पेशेंट को ठंड से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ठंड की वजह से जो है पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में।
इसके अलावा जो हमने निमोनिया में पढ़े थे नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। अब आएगा इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट में? हम पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे या चेस्ट थेरेपी देंगे। तो सबसे पहले सर्जिकल में हम क्या पढ़ेंगे? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होता है। चेस्ट ट्यूब इज ए सर्जिकल प्रोसीजर। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लूरल लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसको इंसर्ट करेंगे। किस पर्पज़ के लिए? टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड, क्योंकि पेशेंट को क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है। लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब को लंग्स के प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करेंगे ताकि सारा का सारा जो फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल सके। उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहते हैं। द ट्यूब इज पास थ्रू द मिड लाइन ऑफ द एक्सिला। ट्यूब कहाँ से डाली जाएगी? जो चेस्ट ट्यूब होती है उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारी 5th इंट्राकोस्टल स्पेस होता है, यानी रिब्स में जो हमारी 5th इंट्राकोस्टल स्पेस होगा या फिर एक्सिला की मिड लाइन से हम क्या करेंगे, एक कट लगा के वहाँ पे ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, कनेक्ट विद चेस्ट ट्यूब बैग, और उस ट्यूब को चेस्ट ट्यूब बैग के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि जितना भी फ्लूइड हमने बाहर निकालना है वो उस बैग के अंदर कलेक्ट होता रहे। द NS इज फिल्ड इन द बैग। इस बैग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले NS फिल कर देंगे अप टू द मार्किंग अबाउट 100 ml। कहाँ तक? 100 ml। वहाँ पे जो मार्किंग का निशान होगा वहाँ तक उसके अंदर हम क्या करेंगे, NS को फिल करके रखेंगे। द ट्यूब इज रिमूव व्हेन फ्लूइड इज स्टॉप फ्रॉम लंग्स। और ये ट्यूब हम कब रिमूव करेंगे? जब उसमें से फ्लूइड आना बंद हो जाएगा। एक्सरे शुड बी टेकन बिफोर एंड आफ्टर ट्यूब इंसर्टिंग इन द लंग्स टू चेक द पोजीशन ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब डालने के पहले और बाद में हम क्या करेंगे, एक्सरे भी करवा सकते हैं कि चेस्ट ट्यूब प्रॉपर पोजीशन में डली है या नहीं डली है। ये क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी सर्जिकल प्रोसेस में किस नर्सिंग मैनेजमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू पास चेक ड्रेनेज ट्यूब टू विड्रॉल प्लूरल फ्लूइड। हम ये चेक करेंगे कि जो हमने ट्यूब डाली है उससे प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज हो रही है या नहीं हो रहा है, यानी कि फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में बाहर निकल रहा है या नहीं। द चेस्ट ट्यूब बैग शुड बी बिलो द हिप ऑफ पेशेंट लेवल, यानी पेशेंट के लेवल से हम क्या देखेंगे कि पेशेंट की हिप से नीचे ही जो है चेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। टू क्लीन द चेस्ट ट्यूब एरिया विद एंटीसेप्टिक लोशन। जहाँ पे हमने चेस्ट को इंसर्ट कर रखा है, चेस्ट ट्यूब को जहाँ पे हमने इंसर्ट कर रखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस एरिया को एंटीसेप्टिक लोशन के साथ पहले क्लीन करेंगे। चेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करेंगे बैग के साथ ताकि लंग्स के अंदर जो है एयर पास ना हो सके। डेली का डेली हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब से कितनी अमाउंट में फ्लूइड निकल रहा है वो भी हम डेली की डेली नोट करेंगे। चेस्ट ट्यूब बैग को या ड्रेनेज बैग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे ताकि लंग्स के अंदर जो है वो एयर एंटर ना कर सके। टू रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ प्लूरल फ्लूइड। डेली के डेली हम ये भी नोट करेंगे कि प्लूरल कैविटी से कितना फ्लूइड जो है चेस्ट ड्रेनेज बैग के अंदर कलेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ इनपुट और आउटपुट चार्ट भी हम मेंटेन करके रखेंगे। चेस्ट ट्यूब को हमेशा क्लिप के साथ हम आर्टरी फोर्सेप के साथ क्लिप करके रखेंगे। बिफोर द बैग ड्रेनेज, यानी कि बैग को खाली करने से पहले चेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, आर्टरी फोर्सेप से क्लिप लगा देंगे ताकि लंग्स के अंदर जो है वो एयर एंटर ना कर सके। अगर चेस्ट ट्यूब के अंदर कोई ब्लड क्लॉट बना हुआ है तो उसको भी हम फोर्सेप आर्टरी से रिमूव करके दोबारा अटैच कर देंगे। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट को या तो हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को जब भी हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। नॉर्मल स्लाइन के साथ हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब को 100 ml तक फिल करके रखेंगे। पेशेंट को एडवाइस देंगे कि चेस्ट ट्यूब की प्रॉपर तरीके से वो केयर करें। चेस्ट ट्यूब विल बी रिमूव्ड बाय द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें क्या है, चेस्ट ट्यूब को हटाना चाहिए। When the infusion is stop, जब पूरा का पूरा फ्लूइड लंग से बाहर आ जाए उस टाइम पे हमें डॉक्टर की एडवाइस से उस ट्यूब को रिमूव कर देना चाहिए। विलिंग सर्टिफिकेट भी हमें पेशेंट का ले लेना चाहिए प्रोसीजर करने से पहले। जितने भी नर्सिंग
बैरियर मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर के दौरान हमें उनको फॉलो करना चाहिए और पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट को पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले लेना चाहिए। आई होप आपको ये जो डिजीज है वो समझ में आ गई होगी। कल हम नेक्स्ट करेंगे।